नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्टामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है एमबीबीएस इन रशिया स्कैम वाया स्टूडेंट एजेंट्स। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप आने वाले सभी जरूरी सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये विषय, जिसका नाम है एमबीबीएस इन रशिया स्कैम वाया स्टूडेंट एजेंट्स। इस विषय को की डेप्थ में जाने से पहले ना आपको हम कुछ 4 इंसिडेंट बता देते हैं पिछले 2 साल में जो हुए हैं, और कहीं ना कहीं काफी माँ बाप को इस बारे में पता भी है, जिनके ऊपर बीती है उनके लिए उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स को ये चीजें जाननी चाहिए उनके लिए विषय बहुत काम की होने वाली। जो 4 इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला इंसिडेंट अगर आपको देखने को मिलेगा वो कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी का है। पिछले साल हमारी आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने पूरा का पूरा कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी स्कैम समझाया था, जो वहां के स्टूडेंट एजेंट कर रहे हैं। वो स्टूडेंट एजेंट जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप हमारे से एडमिशन लीजिए, फिर वहां पहुंचने के बाद उनकी एक सेमेस्टर की फीस खा जाते हैं। ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है पहला, जो पिछले साल आपको देखने को मिला। दूसरा इंसिडेंट जो आपको देखने को मिला वो काफी यूनिवर्सिटीज में हुआ है, लेकिन द मोडस ऑपरेंडी, द स्ट्रेटेजी वाज एंटायरली सेम। दूसरे केस में आपको ये देखने को मिला कि एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पेरेंट्स का नंबर कुछ स्टूडेंट एजेंट ने ढूंढ लिया वहां से। अब ये स्टूडेंट जो है वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू गया हुआ है। वहां पे स्टूडेंट एजेंट से पेरेंट को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया कि सर आपका बच्चा जो है यहाँ पे उसने कुछ क्राइम कर दिया है, और वो क्राइम बहुत ही वर्स कंडीशन वाले बताए गए हैं। किसी का अब्यूज हुआ है और अब्यूज में सामने वाले की जान चली गई है, और जो आपका बच्चा है उसको जेल में डाल दिया गया। तो बेल के लिए आपको XYZ अमाउंट देना पड़ेगा, आप इमीडिएटली हमें भेजिए। इस तरीके के वाक्य हुए। अब जो बहुत ही पेरेंट्स जो जिनका एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन से, जो नहीं जानते थे वहां क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया। लेकिन जो पेरेंट्स इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने अपने कंसल्टेंट को फोन किया, उनको ये बात बताई। कंसल्टेंट ने कहा सर आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं वहां पे अपने लोकल ऑफिस से पता करता हूँ। वहां कॉल किया और पता चला कि भाई ये पूरा का पूरा एक तरीके का स्कैम था। दिस इज हाउ इट हैपेंड। अब जो बच्चे फंस गए, पेरेंट फंस गए, वो अलग बात है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स थे उन्होंने कंसल्टेंट की मदद से ऐसे चीजों को होने से रोक दिया। ये चीजें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तीसरा वाक्य जो आप सभी को जानना चाहिए वो ये है कि काफी स्टूडेंट यूट्यूब पे जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमसे पूछिए क्यों पूछना है, हमें आपका एडमिशन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आप बताइए, जो स्टूडेंट होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने मान लीजिए किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, वीजा की डेट आने लगती है, वीजा के लिए फाइलिंग होती है, बच्चे का डिपार्चर सेट हो जाता है, उस टाइम पे यही जो फ्रेंड है यूट्यूब पे बैठा है वो कहता है कि देखो ये यूनिवर्सिटी में जो तुम जा रहे हो ना, इसमें कुछ दिक्कत है, तो तुम यहाँ ना जाओ और तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में आ जाओ। ठीक है, अब आप मान के चलिए काफी स्टूडेंट होते हैं वो अपनी राह पे अड़िग रहते हैं, उनको कहीं इधर से उधर नहीं हिलना होता। लेकिन कुछ बच्चे इनके झांसे में आ जाते हैं। जैसे ही ये मॉस्को में उतरते हैं वैसे ही अपने कंसल्टेंट को फोन करते हैं कि नहीं सर मेरा एक सीनियर आ रहा है, मेरे एक भैया आ रहे हैं, वो मुझे पिक करेंगे। तो कंसल्टेंट पेरेंट से बशर्ते NOC लेता है कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, आप मुझे लिख के देंगे ये चीज़ें। और उसके बाद ये फ्रेंड बच्चे को लेके किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चला जाता है और वहाँ पे उसके एडमिशन कराने की कोशिश करता है। देखिए, इन बच्चों को, इन स्टूडेंट एजेंट्स को वहाँ का कानून भी नहीं पता कितनी जगहों पे, बस ये हाथ पैर मारते रहते हैं। अब वहाँ पे जाके जब यूनिवर्सिटी में दाखिले की बात करते हैं तो मेडिकल में इनका होगा ना नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका रशिया का वीज़ा लगता है तो उस वीज़ा में लिखा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो। आप उस चीज़ को छोड़ के कहीं और रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा रूल है। उसके बाद ये बच्चे को ये झांसा देते हैं कि अरे वो यूनिवर्सिटी तो बहुत खराब है, अगर आपको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप लैंग्वेज कोर्स में ले लीजिए, आप यहाँ पे 1 साल भाषा सीख लीजिए, अगले साल आप फिर वापस आ जाइएगा। और अगर आपको मेडिकल ही चाहिए तो दोबारा से एडमिशन प्रोसेस करते हैं, आप एक बार इंडिया जाओ, इंडिया में जाके वापस से वीज़ा लगाओ और फिर आप वापस आ जाओ। अब बच्चे का दिमाग ठनक जाता है उस चीज़ को देख के कि भाई ये तो कुछ और ही चल रहा है। अब वो अपने कंसल्टेंट साहब को दोबारा फ़ोन करते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे हूँ, मैं यूनिवर्सिटी वापस पहुँचना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। और कंसल्टेंट को कुछ भी नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ है। ये बातें तब पता चलती है जब बच्चा कॉलेज में पहुँचता है, अपने हॉस्टल में उसकी एंट्री करवाते हैं, वहाँ पे वो दूसरे दोस्तों के साथ बैठता है, तब जाके वो रोता है कि उसके इतने पैसे मार लिए गए इन द प्रोसेस, और उसे बीच राह में छोड़ के दूसरा जो दोस्त बन के आया था यूट्यूब के माध्यम से वो फरार हो गया। ये काफी सारी चीजें रशिया में होती हैं। सबसे आखिर में इन यही स्टूडेंट एजेंट्स के साथ एक और चीज सबसे होती है कि जो यूनिवर्सिटीज का नाम बहुत ही बदनाम है, उनको पता है कि कोई कंसल्टेंट उन्हें भाव नहीं देने वाला। वो इतनी कंट्रोवर्सीज में घिर चुकी हैं, इतने करप्शन चार्जेस उन पे लग चुके हैं कि अब कोई भी बच्चा सामने से उनके पास नहीं आने वाला। ऐसे केस में
वो स्टूडेंट एजेंट्स की मदद लेते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरी यूनिवर्सिटी में बच्चा लेके आओ। अब आप कैसे लाते हो, दैट इज योर मोटिव, दैट इज योर स्ट्रैटेजी, बट आप लेके तो आइए। उस केस में काफी यूनिवर्सिटीज आपने सुनी होंगी, जैसे कि और काफी सारी है जहां पर स्टूडेंट एजेंट्स अपना गढ़ बना के बैठे हुए हैं। उन यूनिवर्सिटी में आपको कोई कंसल्टेंट काम करता नहीं दिखेगा, कोई भी कंसल्टेंट काम नहीं करता। इट इज ओनली स्टूडेंट एजेंट जो बच्चे एनरोल करते हैं। आप समझ के देखिए ये चीजें। ये चारों इंसिडेंट हमारा समझाने का मतलब ये है कि आपको पता रहे कि हो क्या रहा है। एमबीबीएस इन रशिया स्कैम का पहले पार्ट में हमने आपको ये सारे इंसिडेंट कवर किए हैं ताकि आपकी मानसिकता बने कि ये सारी चीजें तो बहुत लिमिटेड वे में हमने आपको बताई है, चीजें इससे ज्यादा भी वर्स होती हैं। अब अगला दूसरा विषय जो हम इस संदर्भ में कवर करने वाले हैं कि हाउ दीज स्टूडेंट एजेंट्स ऑपरेट इन रशिया। ठीक है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से आपके मन में काफी सारी क्लैरिटी आने लगेंगी। सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट एजेंट क्या करता है, अपना एक यूट्यूब पे व्लॉगिंग चैनल बनाता है, इंस्टा हैंडल बनाता है और उसको प्रमोट करना शुरू करता है। वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए शहरों की तस्वीरें दिखाएगा, आपको वीडियो ब्लॉगिंग करके दिखाएगा कि देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद कुछ केस में जो स्टूडेंट एजेंट्स होते हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स को भी हायर करते हैं, उनको पेरोल पे रखते हैं और उनको डिस्टर्ब क्लोथिंग में वीडियो ब्लॉगिंग में बिठाते हैं ताकि दे कैन क्रिएट अ एटमॉस्फेयर जिसमें स्टूडेंट्स उनकी तरह, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है, लार्जर देन लाइफ के सिनेरियोस दिखाए जाते हैं। ठीक है, और कन्विंस किया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही खासम खास है, या फिर जिस यूनिवर्सिटी की भी हम बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट के खुद की यूनिवर्सिटी से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। जो तीसरा सबसे तरीका आपको समझने की जरूरत है कि ये जो स्टूडेंट एजेंट है ये अकेले काम नहीं करता, इसके पास पूरे के पूरा एक बैक एंड सिंडिकेट होता है स्टूडेंट्स का ही, और ये बहुत ही साइलेंट होता है। मतलब वीडियो एक आदमी बना रहा है लेकिन उसके पीछे काम करने वाले 5 से 7 लोग होते हैं और वो सिर्फ कभी कभी दिखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुझे XYZ यूनिवर्सिटी में जाना है, पर ये बच्चा तो ABC यूनिवर्सिटी में है, तो ये इनका खुद का ही सिंडिकेट का कोई मेंबर होगा जो पोज करेगा कि सर मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हाँ मुझे ये पता है, आप यहाँ आ सकते हैं। कहानी बाद में खुलती है कि हुआ क्या, लेकिन ये सबसे बड़ी रियलिस्टिक चीजें हैं। चौथा, जो हर पेरेंट्स और स्टूडेंट एक्नॉलेज करते हैं आज के टाइम पे, कि जो रेट के फ्लक्चुएशंस है, जैसे जो कॉस्ट है, कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का और कॉस्ट स्ट्रक्चर जो कंसल्टेंट का पूरा एसोसिएशन का, जो भी आप देखते हैं इन स्टूडेंट एजेंट्स का बहुत ही सस्ता होता है और किसी किसी केस में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि आपको लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी हो गई है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, और कभी कभी तो इतना कन्विंस कर देते हैं आपको कि ये कहते हैं कि सर हम डीन को भी जानते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल के साथ बैठ के चाय पीते हैं हम, और इतना होने के बाद इनके मुंह से ये भी निकलता है कि हम आपको ट्यूशन फी में भी डिस्काउंट दिलवा देंगे। एक सरकारी कॉलेज में आप ट्यूशन फी पे डिस्काउंट दिलवा दोगे, इस तरीके तक की बातें बोली जाती हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स उस चीज को मान लेता है। कई केसेस में जो पेरेंट अनजान है एमबीबीएस इन रशिया से, एमबीबीएस अब्रॉड से, जिनके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि भैया मेरा बच्चा जो है वो 2 साल से घर पे बैठा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन उसका निकल नहीं रहा, और इस तरीके के झांसों में ये सोचने की कोशिश करता है कि भैया 2 साल में मेरा कुछ खर्चा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सस्ता ले लूंगा तो मेरा कवर अप हो जाएगा। उस कवर अप के चक्कर में ये उन बच्चों के झांसे में आ जाते हैं। चौथा, पांचवा में जब आप जाते हैं, जब 5वें स्टेप में आप जाते हैं, तब यहाँ पे आपको कुछ जूनियर गर्ल्स भी दिखेंगी या फिर बॉयज दिखेंगे जो मैनिपुलेटिव होते हैं बहुत ज्यादा इस सिंडिकेट में, और वो क्या करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि देखिए आप क्या कीजिए ना, आपने मुझे इस कॉलेज में भेज दिया, अब एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसा कीजिए कि आप अगले साल के बच्चों को गाइडेंस करने के लिए आप सेमिनार कंडक्ट कीजिए अपने घर में। ये अपनी मतलब एक बच्चा अपने पेरेंट को कन्विंस कर रहा है कि आप सेमिनार कर लीजिए, मेरे यहाँ पे एक छोटा सा सिंडिकेट है, नेटवर्क है, स्टूडेंट एजेंट वाले मेरे भैया है, मैं 2nd ईयर में हूँ, ये भैया मेरे 4th ईयर में, 5th ईयर में, आप ये कह रहे हैं कि आप एक सेमिनार कर लीजिए। अब पेरेंट की मानसिकता बन जाती है कि अरे भैया मेरा जो बच्चा है ना वो तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, उनको लीगल डेफिनेशन नहीं पता कि वो काम क्या कर रहा है, वो लीगल किसी फ्रेमवर्क में आता है कि नहीं, कुछ कंपनी बिजनेस कुछ नहीं, बट इतना पता है कि मेरा बच्चा काम करने लगा है, एमबीबीएस करने भेजा था वो छोड़ दो, लेकिन वो काम करने लगा है। पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि किस तरीके के स्कैम होते हैं रशिया में, कोई टैक्सेशन वाली चीजें नहीं पता कि इंडिया में जीएसटी नाम की भी कोई चिड़िया होती है, बिजनेस लाइसेंस जैसी भी कोई आइडेंटिटी होती है, कैश में काम करने का ऑपरेशन बना लिया जाता है, ये सारी चीजें होती है। देखिए सुनने में आपको लग रहा होगा कि कुछ क्या बता रहे हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स के घर पे आप जाएंगे उन पेरेंट्स को, आपको इतने भोले पेरेंट्स मिलेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे इनके खुद के बच्चे इनको बेवकूफ बना रहे हैं।
कुछ जगहों पे जो छठे स्टेप में आप जानते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटीज भी इन स्टूडेंट एजेंट्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है, क्योंकि कोई कंसल्टेंट उनके साथ काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कंसल्टेंट ने कि भाई इस यूनिवर्सिटी में जो सर्विस का लेवल है, बीइंग अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो अच्छी नहीं है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी रशिया की अच्छी हो ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कंसल्टेंट ये गारंटी जरूर दे सकता है कि गलत जगह आपको नहीं भेजेंगे, और अगर फिर भी गलत जगह भेजा जा रहा है, इसका मतलब वो कंसल्टेंट सही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्योंकि इन कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटीज को रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इनके लिए ये है कि भाई या तो हम कंसल्टेंट के थ्रू बच्चा लें। अब कंसल्टेंट तो आना नहीं चाहता साथ में, बिकॉज ये सीन कि यहाँ किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई है, तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रूम करने लगते हैं, या अपने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनको अप्रोच करते हैं उनको भी ग्रूम करने लगते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। कुछ अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर मैं कहूं तो कुछ स्टूडेंट एजेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने बहुत ज्यादा देखा भी होगा, रोज शाम को यूट्यूब पे लाइव आपको दिखेंगे, रोज शाम को। मतलब ये एक मेडिकल करने की पढ़ाई गया था बच्चा, मेडिकल पढ़ने के लिए जो बच्चा गया उसके पास इतना टाइम है कि वो रोज लाइव आ रहा है, तो वो वहां कर क्या रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक सिंपल सी बात आपसे कहूंगा, देखिए हर चीज को ना हम कोरिलेट करके बता रहे हैं ताकि आपको इस चीज का आइडिया रहे। कितने ही स्टूडेंट्स को आप जानते हो जो एम्स में, जिपमर में एडमिशन लिया हुआ है जिन्होंने, और वो यूट्यूब पे आके रोज बातें कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को आप जानते हो जो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पेड सीट पे पढ़ रहे हैं इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में, और वो यूट्यूब पे आके बातें कर रहे हैं कॉलेज के बारे में और कह रहे हैं कि हमसे कांटेक्ट करो, हम एडमिशन करा देंगे। आप समझिए ये चीज, इंडिया से रिलेट कीजिए ना कि इंडिया में जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहा, वहां का स्टूडेंट इतना अच्छा क्यों कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई रशिया के कॉलेजेस में दिक्कत है, एक अलग बात है, लेकिन आपको एक पॉइंट पे ये भी मानना पड़ेगा कि दिक्कत इन बच्चों में है। इस चीज को भी आप याद रखिए। सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है कि कुछ कंसल्टेंट्स या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स इतने ज्यादा ब्लैकलिस्टेड हो चुके हैं रशिया में कि वो डायरेक्ट कंसल्टेंसीज के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंट्स को उनकी सारी की सारी हरकतें पता है कि भैया कहां पे क्या क्या स्कैम होने वाला है। और इस चीज को, बिजनेस तो उनका है ही, उनको किसी भी तरह बच्चा तो लाना है तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, इन स्टूडेंट एजेंट्स को अपने पेरोल पे रख लेते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो कुछ कुछ केस में इनको पाल रहे हैं। जब ये चीज होती है तो आपको दिखता है कि भैया कोई कंसल्टेंट उस यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर रहा, सिर्फ स्टूडेंट एजेंट ही उस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलता रहता है, और वो भी उन्होंने 20 से 50 स्टूडेंट एजेंट बना रखे हैं। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट से ही क्यों यूनिवर्सिटी प्रमोट करवाई जा रही है, ये भी आपको सोचना है। दीज आर द वेज हाउ स्टूडेंट एजेंट्स इन रशिया ऑपरेट प्रैक्टिकली। ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को नहीं जान रहे हैं तो याद रखिए, आप अपने बच्चे को अगर किसी ऐसे माध्यम से भेज रहे हैं तो आप उसकी पूरी लाइफ को रिस्क पे ला रहे हैं, अपने पूरी लाइफ की सेविंग को रिस्क पे ला रहे हैं, इल्लीगल चीज में आप एंट्री ले रहे हैं। आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, बट जो गलत है और क्या सही है हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये मेडिकल स्टूडेंट जो रशिया में मेडिकल की शिक्षा हासिल करने गए थे, एक सपना लेके गए थे, वो सडनली अपने पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट एजेंट जैसी गतिविधियों में क्यों लग जाते हैं। एज अ पेरेंट आप भी सोचते होंगे कि भाई मैं जिस बच्चे की यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ या जिस बच्चे को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो रोज वीडियो बनाता है, ऐसा क्या कारण है कि उसे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती है, क्या उसकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो इसे करने के लिए मजबूर है। तो वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, जो रशिया बोल लीजिए, कोई भी कंट्री में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, काफी बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, इन जैसे बच्चे जिनका नीट का जो स्कोर होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब बॉर्डर लाइन पे वो क्वालिफाइड होते हैं, आप ये मान के चलिए। लेकिन क्योंकि उनके परिवार का एक प्रेशर होता है, उनके सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक तरीके का माइंडसेट होता है कि भाई नहीं, बच्चे को तो डॉक्टरी ही करानी है, ये चाहे जितना भी मना करे नहीं कर पाता। तो एंड ऑफ द डे उसको फोर्सफुल वे में एमबीबीएस इन रशिया या किसी भी कंट्री में भेज दिया जाता है। इंडिया से आपने भेज दिया, पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी फुलफिल की, फैमिली ने एक अपनी ड्यूटी फुलफिल की कि हमने बच्चे को एनरोल कर दिया एमबीबीएस में। जैसे ही बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचता है, उसको सालों में नहीं कुछ महीनों में इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वो इस मेडिकल प्रोग्राम के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि उससे वो उतनी लेवल की पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, क्योंकि जो क्वालिफाई करने में इतना दिक्कत से हुआ है वो सडनली एमबीबीएस को कैसे पार कर लेगा। तो अब उसे समझ में आने लगता है कि भाई आने वाला वक्त तो एफएमजी एग्जाम होगा, या अगर उसे रिप्लेस कर दिया जाए तो नेक्स्ट एग्जाम होगा। तो वो सोचने लगता है। और जैसे जैसे आप कॉलेज में जाने लगते हो ना, आप सीनियर्स के रिव्यूज आपको मिलने लगते हैं कि अरे भैया जो 6th ईयर के सीनियर थे वो इतने क्वालिफाई हुए, इतने नहीं हुए, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे वो बिल्कुल ही खराब हो गए। वो डर जाता है उस चीज को। अब हर किसी को तो जीवन शैली के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं ये खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट एजेंट में कि फ्यूचर
को बाद में देखेंगे, हम अपना आज सवार लें। दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स, वो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक 12वीं क्लास तक या फिर जब तक वो इंडिया में थे वो एक आइसोलेशन में रहे हैं, उनका एक लिमिटेड सर्कल होता था जिसमें वो जिए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अब्रॉड जाते हैं, जैसे ही वो रशिया जैसी कंट्री में जाएंगे जो हालांकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो वो उधर की लग्जूरियस लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट इन द सेंस कि अब उन्हें भी वही चीज पाने की चाह है, तो इस चाहत में ही वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो उस लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जी सके और उसकी जो भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े वो उसके लिए रेडी है। अब चाहे वो किसी बच्चे को गुमराह करके करें या कोई यूट्यूब चैनल बना के करें या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बैठ के पूरे दिन बैठी रहे, वो एक सेकेंडरी है, बट उनको वो लाइफस्टाइल चाहिए। उनके लिए डिग्री से कोई मतलब नहीं है, उनको बस वो लाइफस्टाइल अचीव करनी है। अगर आप उनको वो लाइफस्टाइल अचीव करवा देंगे तो वो मेडिकल भी बीच में छोड़ के कुछ और करने लग जाएंगे। ये चीज याद रखिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में लोगों को पता तक नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स जो ये काम कर रहे हैं वो अपनी ही खुद की यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर बैड एकेडमिक्स। इस चीज के बारे में उन्होंने अपने घर पे कभी नहीं बताया। देखिए, जो बच्चे समझदार होते हैं ना, जो थोड़ा सा होता है कि भाई मुझे सही करना है, सही करना है, सही करना है, वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। बट ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको मिलेगा कि ये एकेडमिक्स में तो फेल हो ही चुके हैं, कॉलेज ने इनको निकाल दिया, ये वापस घर आ जाते हैं लेकिन माँ बाप को नहीं बताते। ये दोबारा से रशिया के अंदर किसी लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि पेरेंट तो आखिर में गिनेंगे ना कितने साल हुए थे। ये सिर्फ आज की सोच रहे हैं, कल की नहीं सोच रहे। ये वहां पे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और वहां जाने के बाद छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं। कोई आपको मेडिकल स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो एक्सपेल कर दिए गए और ये लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले जाने के बाद किसी होटल या रेस्टोरेंट में इलीगली खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं ना, जनरली इनके लिए जो स्टूडेंट एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा ही वायबल होता है, क्योंकि उनको किसी तरह सर्वाइव करना है इस डोमेन में, तो वो सोचते हैं कि कैसे भी करके कर लें। चौथा सबसे मेजर जो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट एजेंट्स कौन है, या तो ये वो है जिनका एफएमजी एग्जाम निकलने ही नहीं वाला, और काफी वो है जो ग्रेजुएट बन के बैठे हुए हैं लेकिन आज तक इनका एफएमजी एग्जाम नहीं निकल रहा है। और ये तो कुछ तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जो देना ही नहीं चाह रहे अब एग्जाम। उन्होंने ठान ली है कि हम कोई एग्जाम नहीं देंगे, जैसा चल रहा है उसी को चलाएंगे, बाकी देखा जाएगा। क्योंकि ये प्रेशर जो है उनके ऊपर, जो वहां जाके बच्चे को पता लग जाता है कि जी वहां पे तो एफएमजी एग्जाम निकल नहीं रहा, लोगों का पढ़ते हैं नहीं, एफएमजी एग्जाम निकलना नहीं है, तो ये बच्चा पहले से समझ के बैठ जाता है कि भाई मैं भी फंस गया। और इस प्रेशर में वो सब कुछ करने को तैयार है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके। उसको अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है, उसको अपने फैमिली का कोई ख्याल नहीं है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि उसे अपने आप को कैसे सही रखना अभी के टाइम पे, ताकि उसकी जीवन शैली चल सके। कितने बच्चे आपको इसमें मिलने वाले हैं आप पूछ लीजिएगा चाहे तो उन ग्रेजुएट स्टूडेंट से, क्या वो एफएमजी एग्जाम लिख रहे हैं। तो अब कुछ लोगों ने डर के मारे कि ऐसी वीडियोस आ रही हैं तो बोलना शुरू कर दिया कि हम एग्जाम देंगे, बट मेजॉरिटी आपको वो मिलेंगे जो एग्जाम देंगे ही नहीं, देना ही नहीं चाहते वो, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम नहीं देना एक अपनी विश होती है, लेकिन अगर एग्जाम दे दिया और उसमें फेल हो गए तो बंटाधार हो जाएगा। ये बात याद रखिए। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मेन है आप सभी के लिए जानना, कि आने वाला वक्त नेशनल एग्जिट टेस्ट का होने वाला है। आपके सामने गैजेट की कॉपी भी दिख रही है, आपको ये भी दिख रहा है कि गैजेट कब लॉन्च हुआ था। हालांकि अभी ये होल्ड पे है बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पे होल्ड लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही ये गैजेट इंप्लीमेंटेशन होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट विल बिकम अ रियलिटी। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। उनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, दे विल बी एब्सोल्युटली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज जब पढ़ाई ही नहीं की तो एग्जाम निकलेगा कैसे। सरकार ने इस चीज पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है कि जो बढ़िया डॉक्टर हो, जो बेहतर डॉक्टर हो, वही हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बने, और जो वैसे गलत तरीके का कैंडिडेट है उसको कभी भी उस सिस्टम में इन्वॉल्व ही ना किया जाए। इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा। आपके सामने गैजेट की कॉपी भी है, आपके सामने अभी जो होल्ड है वो भी हमने दिखाया है, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन होगा आप याद रखिएगा, आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे जो बहुत, अभी तो स्टूडेंट एजेंट आपको कम दिख रहे हैं, फिर ज्यादा दिखने लगेंगे क्योंकि इनको समझ में आ जाएगा कि इनका नहीं निकलना है। तो ये चीज को आप याद रखिए। अगर इस मुद्दे को आप भूल जाएंगे तो आपके बच्चे के लिए, आपका जो खुद का बच्चा है जो इनको देखता है, या फिर एज अ पेरेंट आप इनसे देख के सीखने की कोशिश करते हैं, आपका मिट्टी में मिल जाएगा। ये चीज आप याद रखिए। आपका बच्चा बड़ा अनमोल है, हर किसी का बच्चा अनमोल होता है, उसके लिए हर जगह आपको बारीकी से जांच करनी है। ये चीज आप याद रखिए, किसी गलत उसको देख के आप आगे ना बढ़े। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक आता है वो है व्हाट इज द लीगैलिटी एंड रिलायबिलिटी बिहाइंड स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट। मतलब इस पूरे के पूरे स्टूडेंट एजेंट या फिर जिनको हम यूट्यूबर भी कहते हैं, इनकी लीगैलिटी क्या है, क्या ये किसी लीगल फ्रेमवर्क
का हिस्सा है? द आंसर इज सिंपली नो। ये किसी भी तरीके के लीगल फ्रेमवर्क का कोई हिस्सा नहीं है। ये एक इलीगल एंटिटी है। ये बेसिकली नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप होते हैं, लीगल बॉडी कह लीजिए, नॉन रजिस्टर्ड बॉडी है, और इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। प्लस ये जिस भी टेरिटरी में बैठे हुए हैं उस टेरिटरी की गवर्नमेंट को ये किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर कॉन्सेप्ट। सेकेंडली, अगर आप इसको आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कंसल्टेंट से, तो प्लीज अंडरस्टैंड कंसल्टेंट इज अ लीगल एंटिटी। दे हैव देयर बिजनेस लाइसेंस, they are a legal body, they have GST registration and so many other certificates and they pay their regular taxes to the government। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस हम आपको समझा रहे हैं, जो कि इसको समझने के बाद मैं आपको ये पूरी बातें, देखिए स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट और कंसल्टेंसी का फंडामेंटल हमने समझाने का एक रीजन था, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक RTI लाने वाला हूँ जो हमने एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को को की थी, ताकि वो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई ये हो क्या रहा है, उसके एक्नॉलेजमेंट करें या कुछ करें। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक RTI की कॉपी होगी which we received on 7th of June 2023। ये तब से हमारे पास थी। एक फंडामेंटल चीज है जो हम आपके सामने शो कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने उसमें पूछा था कि सर, आर मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग मेडिसिन इन रशिया आर अलाउड टू वर्क एज अ स्टूडेंट एजेंट ऑन स्ट्रिक्ट स्टडी वीजा? पहला क्वेश्चन, उसका आंसर उन्होंने दिया है फॉरेन स्टूडेंट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी वर्क परमिट कैन वर्क ड्यूरिंग हॉलीडे और फ्री टाइम। मतलब वर्क परमिट आपके लिए मैंडेटरी है, स्टडी वीजा पे आप नहीं कर सकते। सो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सेकेंड क्वेश्चन, सर, is Embassy of India in Moscow aware that such illegal student syndicate is running in Russia, which may hamper the reputation of India? Second thing, are you aware of the syndicate that is in the making to exploit the Indian community planning to study MBBS in Russia? हमने दोनों चीजें उनसे पूछी है कि सर, क्या आपको पता है, इसकी नॉलेज है आपके पास? थोड़ा बहुत आपके पास भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो आ रहे होंगे, तो आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? They have clearly said Embassy has no knowledge of any illegal student agent syndicate। उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ये यूट्यूब पे आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 25 बच्चे बैठे मिलेंगे ऐसे काम करते हुए, लेकिन इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये कहने का क्या रीजन है हमें नहीं पता। फोर्थ क्वेश्चन, If yes, then where is the legal action or advisory in this reference? अब उसको वो लोग कितना लाइटली प्रेजेंट करते हैं। जनरल एडवाइजरी टू इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन रशिया एंड प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडेड ऑन एम्बेसी वेबसाइट। मतलब वो कानाफूसी करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई दिस इज द इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट, हमने फिर पूछा कि भैया ये जो बच्चे हैं, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया से हमने पूछा कि ये जो स्टूडेंट एजेंट है, ये बेसिकली अनअकाउंटेड मनी को रोटेट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये इलीगल है। अगर वहां पे उस कंट्री में कुछ इलीगल हो जाता है इसकी वजह से, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? एंड व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग? तो इसमें उनका आंसर सिर्फ इतना है, एम्बेसी इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सच एक्टिविटीज। मतलब यूट्यूब पे आप देख लीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप देख लीजिए, लेकिन एम्बेसी की नॉलेज में कुछ भी नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। देन सिक्स्थ पॉइंट पे हमने पूछा है कि स्टूडेंट स्टडिंग इन रशिया हैव बीन इशूड स्टडी वीजा एंड यूनिवर्सिटी हैव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स इन रशिया। पहले पॉइंट पे हमने पूछा कि भैया जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनके पास तो स्टडी वीजा है। दूसरा, यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, आइदर दे आर ऑफिशियल्स और दे आर थ्रू सम काइंड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं। तो अब ये बच्चा वहां पे जो स्टूडेंट वीजा में बैठा है, वो कैसे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, FB पे काम कर रहा है और बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप खुद देख लीजिए, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे इलीगल स्कैमिंग एक्टिविटीज हो रही है और वो प्रूफ है। सो उनका जवाब बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल है, द एम्बेसी डज नॉट एंडोर्स एनी एजुकेशन कंसल्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब हमने पूछा किसके बारे में? हमने पूछा कंसल्टेंसीज के बारे में। हमने ऐसा कुछ पूछा उनसे? हमने बताया कि सर ये स्टूडेंट वीजा पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऐसी एक्टिविटी में कैसे है? तो उनका आंसर सिंपल है, वो कंसल्टेंट के बारे में तो बोल सकते हैं लेकिन वो स्टूडेंट एजेंट के बारे में नहीं बोल सकते। अब ये क्या रीजन है, ये एम्बेसी को ज्यादा मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट पे भी हमने एक क्वेश्चन कर लिखा उनको, why the Embassy of India in Moscow is silent on this specific issue? Already NMC has advised FMGL 2021 guidelines, which means now MBBS in Russia needs to be taken sensitive and seriously. Still the response is very much clear कि we do not endorse any education consultant। मतलब कि क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है डिप्लोमेटिकली, वो उन्होंने आपको दिखा दिया। अब हमने पूछा क्या हमें कभी भी कोई इस पूरे के पूरे जो सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में कभी कोई एडवाइजरी मिलने वाली है? दे आर राइट, एडवाइजरी जो है हमने डाली हुई, आप देखिए अपना और उसको पढ़ते बैठिए। अब आखिरी में हमने एक क्वेश्चन लिखा है उनको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लीगल एक्शन दैट विल बी टेकन अगेंस्ट students by Embassy of India in Moscow to those who are engaged in this illegal syndicate? Kindly advise। हमने सिंपल पूछा कि जो बच्चे इन इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? तो एम्बेसी सीधा बोलती है हम तो यही एडवाइस करेंगे कि स्टूडेंट इन रशिया
प्लीज डोंट पार्टिसिपेट इन एनी इलीगल एक्टिविटी, और कह के उन्होंने अपनी आरटीआई को बिल्कुल एंड कर दिया। दिस इज व्हाट एम्बेसीज नेचर इज राइट नाउ। उनको किसी भी तरीके के उस सीरियस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहे, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो जाए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए एम्बेसी शायद अपनी जगह पे गलत ना हो, लेकिन जो रवैया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, जिससे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर नॉन सीरियसनेस। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि व्हाट डज द लॉ से अबाउट स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट इन रशिया। मतलब कि स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट के बारे में वहाँ का लॉ क्या कहता है। देखिए सबसे पहला सवाल, उस सवाल को समझने के लिए आपको इस चीज से शुरू करना पड़ेगा कि वाई इंडियन एजुकेशन कंसल्टेंट्स आर प्रमोटिंग MBBS इन रशिया। देखिए आंसर इज वेरी सिंपल। द फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है दैट इज एजुकेशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आपको कुछ नहीं करना, आपको एजुकेशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट रशिया इंडिया आप गूगल पे लिखिए, आपको एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को की वेबसाइट पे ऑफिशियल लिंक मिलेगा जिसका टाइटल है इंडिया रशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस द आउटकम डॉक्यूमेंट। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक नई टैब में डॉक्यूमेंट मिलेगा जो इंडियन एम्बेसी मॉस्को ने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, और इसकी जो डेट थी वो मॉस्को February 26, 2018 की है। कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बेसिकली दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और इसमें एजुकेशन कोऑपरेशन मेन सब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया था। यहाँ पे थर्ड पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। आप सेकंड पॉइंट को देखेंगे, इट वाज एग्रीड दैट देयर इज नीड टू इंप्रूव द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स studying in Russia and make the admission process and post-admission management more student-friendly and transparent. Third thing, the universities, education consultants and other stakeholders agreed that lack of transparency is the biggest deterrent for the prospective student and there is a need to ensure transparency in the admission process and post-admission management. अब इस चीज में देखिए यूनिवर्सिटीज भी साथ में है और एजुकेशन कंसल्टेंट। यहाँ पे एम्बेसी लिख रही है बात को कि भैया ये स्टूडेंट एजेंट भी इसमें इन्वॉल्व है या वो भी उन स्टेक होल्डर्स में से एक है। इज इट हैपनिंग? क्या यहाँ पे कहीं भी किसी यूट्यूबर का जिक्र है आपके सामने? ऐसा क्यों नहीं है? प्लीज अंडरस्टैंड, द यूनिवर्सिटी एग्रीड ऑन द फॉलोइंग. In case the admission is made through education consultant, the university will provide details of authorized education consultant on the website itself and will also provide a list of such education consultant to the embassy. पहले के टाइम पे देखिए रशिया में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे तो बड़े लिमिटेड दो तीन कंसल्टेंट होते थे तो यूनिवर्सिटी उसको अपनी वेबसाइट पे लिखती थी। आज की डेट में Russia is one of the most popular destinations. So in every university there are more than 20 people who are working. So the university cannot put everybody's name on the website. But उनको ये डिटेल तो एंड ऑफ द डे भेजनी पड़ती है ना एम्बेसी को कि भैया ये बच्चा इस कंसल्टेंसी के थ्रू आया है। मतलब ये है कि जब आप किसी इलीगल रूट को फॉलो करते हैं तो वहां पे आपका जवाबदेही किसी के हाथ में नहीं होती। दूसरा पॉइंट, एजुकेशन कंसल्टेंट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, background of the promoter or director's turnover, tax related document filed with the Indian tax authorities, PAN card, आधार कार्ड डिटेल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि एजुकेशन कंसल्टेंट अगर वहां काम करेगा तो उसे सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है, वो किसी भी तरीके के इनलीगल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एम्बेसी और रशिया के बीच में डिस्कशन हो रहा है, क्या इसमें कहीं भी यूट्यूबर के बारे में बात की जा रही है? It will be ensured that unsurplus fly-by agent or education consultant or contractors will be kept out of the system. Such operatives will be brought to the notice of the embassy for blacklisting. ये समझिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर या फिर एजुकेशन कंसल्टेंट अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है सो इट विल बी टेकन टू द एम्बेसी फॉर द ब्लैकलिस्टिंग पर्पस। बट यहाँ पे कोई भी तरीके का यूट्यूबर के बारे में है ही नहीं, क्योंकि यूट्यूबर को किसी भी तरीके से लीगल एंटिटी का हिस्सा नहीं माना जाता। ये आपको समझने की चीज है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट ले रहा है, जो स्टूडेंट के थ्रू आप जा रहे हो उसमें मतलब ये है कि आपका कोई भी गार्डियनशिप अपने हाथ में नहीं रखता। द स्टूडेंट इज ऑन इट्स ओन। अगर वो किसी रूट से जा रहा है तो एक अलग बात है, नहीं तो आप समझिए कल कोई प्रॉब्लम हुआ तो स्टूडेंट हैज टू टेक स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई गड़बड़ होगी तो सीधा ही विल बी डिपोर्टेड बैक टू देयर होमलैंड। प्लीज टेक अ क्लियर नोट ऑफ दिस। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये पूरा लिंक हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर एक सवाल आता है कि भाई हाउ सम यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग दिस स्टूडेंट एजेंट यूट्यूबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस यूट्यूबर कॉन्सेप्ट या स्टूडेंट एजेंट पे कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या स्टैंड लिया है। देखिए आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का लेटर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप उस लेटर को देखेंगे ध्यान से तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम वहां पता चल जाएगा। दूसरा, ये लेटर कब पब्लिश हुआ था वो भी आपको दिख जाएगा।
लेटर पब्लिश हुआ था 16 जून 2023। देखिए कुछ चीजें एम्बेसी एक्नॉलेज नहीं कर रही, लीगली वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट जो यूनिवर्सिटी जिनके साथ ये हो रहा है उसने इस चीज का एक्सेप्टेंस किया है, क्योंकि 2 साल में उन्होंने हर साल कम से कम 1000+ स्टूडेंट एनरोल कर लिए स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट की वजह से, और सीट्स लिमिटेड है। एंड ऑफ द डे तो बच्चे एक्सपेल करने ही पड़ेंगे, एनी ऑफ द रीजंस, फीस टाइम पे नहीं हुई है, अटेंडेंस पूरी नहीं है, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, there could be multiple reasons for their expulsion. It is happening on a very greater level at this university only. तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक सबसे अच्छा लेटर पेश किया जो आपकी स्क्रीन के सामने है। लेटर क्या कहता है? This is to inform you that the university's concerns about illegal labor activities. This is a violation of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation, Article 18.10, illegal employment by a foreign citizen or stateless person in the Russian Federation. ठीक है, अब उसमें क्या कहते हैं, एम्बेसी क्या रिक्वायरमेंट कह रही है, दैट इज सेकेंडरी, बट उनकी कंट्री का जो लॉ है उसका वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, और आपको समझना है कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस ऑफ द रशियन फेडरेशन, और उसके अंदर आर्टिकल 18.10। ठीक है, अब इसमें भी हम बता देते हैं कि एम्बेसी की तरफ से जो भी बातें हो रही है वो भी आपके स्क्रीन के सामने। अकॉर्डिंग टू इंडियन एम्बेसी requirement, students are not supposed to have any other activities rather than study or be in connection with contractor, consultant or applicants. We would like to remind you of your obligation as a student to consciously study the educational program and fulfill the curriculum. ये बात बोल के उन्होंने क्लैरिटी दे दी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने सबसे अच्छा काम किया उसने ये बताया कि कौन सा लॉ है, कौन सा कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस है जो यहाँ पे कमिट किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए और कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस ऑफ द रशियन फेडरेशन को आप टाइप कीजिए एंड लुक कि आपको क्या दिखता है। तो आपको बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में का लिंक आपको मिलेगा जिसमें कोड ऑफ रशियन फेडरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। आप उस लिस्ट पे जाइए, लिस्ट पे जैसे आप जाएंगे आपको रशियन फेडरेशन का जो कोड ऑफ दिख रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस आपको दिख रहा होगा, उसकी पूरी शीट है 301 पेजेस की, बट आपको आर्टिकल ढूंढना है 18.10। सो प्लीज स्क्रॉल डाउन टू 18.10 आर्टिकल। आई होप आप उस आर्टिकल तक पहुंच गए हैं। Once you're with the article number 18.10, then please try to read it thoroughly. The article 18.10 states unlawful exercise by a foreign citizen or stateless person of labor activities in the Russian Federation. ये क्या कहता है आप समझने की कोशिश कीजिए। The exercise by a foreign citizen or a stateless person of labor activities in the Russian Federation without obtaining a labor permit where such permit is required under the federal laws shall entail the imposition of an administrative fine in the amount of 2,000 to 5,000 rubles, accompanied by an administrative expulsion from the Russian Federation or without such. मतलब कि अगर आप इस तरीके की किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए, कोई भी प्रूफ आपके अगेंस्ट एस्टैब्लिश होता है, I mean कोई भी प्रूफ, तो आपको पहले तो वहाँ पे पेनल्टी लगेगी and you might be even kicked out of the Russian territory with no chance of coming back. तो अगर आप चाहे सेकेंड ईयर में हो या 6th ईयर में हो, अगर आप पाए गए मतलब आपको किक आउट करके उस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। You have to be deported, और उसके बाद you cannot return to that same country for your degree. Please take a note of this. ये आपको पता होना चाहिए, लोगों को नहीं पता होता है। अगर कोई बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी को कर रहा है, that means it is a serious offense that needs to be dealt with thoroughly. Please take a note of this. I hope यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है जो हमारे लिए भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो है सोफ्तामो का ओपिनियन। देखिए सोफ्तामो का जो ओपिनियन है वो बहुत ही ज्यादा अनबायस्ड है, न्यूट्रल है, जिसको बुरा लगे लगे, जिसको सही लगे लगे। आप सभी समझदार लोग हैं जो उस वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको इस बात की थोड़ी बहुत बनत तो है कि आगे क्या होने वाला है। अब सबसे पहली चीज आप थोड़ा सा रियलाइज करें कि क्यों इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता, और क्यों वो ये नहीं कहता कि आओ मुझसे एडमिशन लो, मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जो प्राइवेट में, मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूशन में, सिम्बायोसिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं कि आइए मैं आपका एडमिशन कराऊंगा? ऐसा क्यों नहीं होता? वो यूट्यूब पे आके वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? पहले थोड़ा सोच के चलिए। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा अब्रॉड की भी अगर हम बात करते हैं, तो जो बच्चे नेपाल में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे बांग्लादेश में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, जो बच्चे फिलीपींस में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, कुछ हद तक जो बच्चे जॉर्जिया में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो बना क्यों नहीं रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप आइए हम आपको एडमिशन कराएंगे? ऐसा क्यों? द रीजन इज
ये 4 कंट्रीज जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे 0 टॉलरेंस है इन सब एक्टिविटीज की। अगर आपने फिलीपीन जाके यूट्यूबर बनने की कोशिश की, पहले राउंड में आपको वार्निंग देंगे, दूसरे राउंड पे आपको फाइनल वार्निंग देंगे और तीसरे राउंड पे रेस्टिगेशन और वहां से भगा देंगे और आप वापस उस कंट्री में नहीं जा सकते। ये चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोच के देखिए कि रशिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में क्यों हो रहा है। व्हाई दिस यूट्यूबर क्राउड इज ग्रोइंग इन दीज कंट्रीज। बाकी कंट्रीज में क्या हो जाता है? देखिए, थोड़ा सा इस चीज का जवाब ना कुछ जगहों पे एथिकल भी मिलेगा, कुछ जगहों पे अनएथिकल भी मिलेगा और कुछ जगहों पे आपको ठेस भी पहुंचेगी, इसलिए हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है। पर एक बात याद रखिए, आप अपने बच्चे के खुद जिम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का हमने बताया, जिस यूनिवर्सिटी ने ये लॉ भी बताया कि भैया क्या गलत है इस कंट्री में, जो बच्चा ये कर रहा है वो किस रेगुलेशन के हिसाब से, कौन से आर्टिकल के हिसाब से गलत कर रहा है। और उस जब हमने ऑफेंस की डिटेल निकाली तो आपको पता भी लगा ये ऑफेंस हुआ है। और हमने ये भी बताया कि ये यूनिवर्सिटी भी पिछले 3 साल से इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर रही थी। सडनली इसमें चेंज ऑफ हार्ट क्यों आया? सडनली उसने वो लिस्ट क्यों निकाली कि भैया इतने बच्चों को एक बार में एक्सपेल कर रहे हैं हम, और एक्सपेल्शन का लेटर उन्होंने एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को को नहीं दिया, सीधा एनएमसी को दिया। ऐसा क्यों? ये तो जाने दीजिए, अगले पॉइंट को हम पकड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसी यूनिवर्सिटी का कि भाई एक जमाने में जब लास्ट ईयर तक इसकी फीस 2,99,000 थी, सडनली उसने 2,99,000 से फीस को बढ़ा के 4,90,080 रूबल क्यों कर लिया? सिर्फ एक ही साल में 63 to 65% का इन्फ्लेशन। ऐसा क्यों? रीजन समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब जब बच्चों को वो एक्सपेल कर रहे हैं 150-200 बच्चों को, और फिर भी बच्चे तो वापस आएंगे और उनको आखिरी में पता है कि हम एक लिमिटेड डिग्रीज ही दे सकते हैं, तो क्या होने वाला है? तो वहां पे महंगी फीस दिखेगी बच्चों को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू होगा यूनिवर्सिटी के साथ। उस पॉइंट पे अगर यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया कि भैया चाहे आपका एडमिशन 2.5 लाख रुपए की फीस, रूबल की फीस पे हुआ हो, या आपका एडमिशन 299 की फीस पे हुआ हो, हमारी तो आज की फीस ये है, आप हुए थे एक्सपेल और अब जब आप इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको 490 के हिसाब से पे करना है। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चा 3 लाख का बजट लेके गया था, क्या वो 5 लाख की फीस भरेगा? ये सोच के देखिए आप। दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट यू। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज एक और यूनिवर्सिटी है जिसका आपके सामने एक कॉपी मिल रही है, और ये एक ऑफिशियल एडवाइजरी है। ऐसा नहीं है कि हमने बनाई है एडवाइजरी, ये एक एडवाइजरी है जो यूनिवर्सिटी ने बनाई है और उसने इसकी एक कॉपी टू रिस्पेक्टेड मिस्टर पवन कपूर, एम्बेसडर ऑफ इंडियन एम्बेसी मॉस्को, रशियन फेडरेशन को दी थी, और वो भी दी थी 2 फरवरी 2022 को। सबसे बड़ी बात क्या थी? उसका सब्जेक्ट पढ़िए आप, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज एज पर एनएमसी रूल्स फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। इसमें एम्बेसडर साहब को उन्होंने क्या लिखा कि भैया देखो, एनएमसी के रेगुलेशंस के हिसाब से जो सारी बातें आप कह रहे हैं ना, उनके स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम उसके ना मेजर पॉइंट पे नहीं जाते। देखो, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे पास लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, हमारे पास इतने बेड्स हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, हमारे पास इतने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं, इतने क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। उनके पास किस ग्रेड की रैंकिंग है, सब कुछ उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आखिर में आप 8वें पॉइंट को आप पढ़िए, सीधा कम टू द 8th पॉइंट डायरेक्टली। 8th पॉइंट का क्या मतलब है, आप पढ़िए इसको ध्यान से। 8th पॉइंट पे उन्होंने ये लिखा है कि एज पर एनएमसी रूल्स, नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल के हिसाब से समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 साल का जनरल मेडिसिन का कोर्स है, और उस कोर्स में देयर इज अ कोर्स दैट प्रोवाइड्स 6 ईयर जनरल मेडिसिन कोर्स, बट इट इज विदाउट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी स्टडी करिकुलम। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? देखो, भैरव को शायद सुनाई ना दे, लेकिन पढ़ने वाले को, जो पढ़ने की क्षमता रखता है, उसको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है। उन्होंने सीधा लिखा है, एज पर एनएमसी रूल्स समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड 6 ईयर जनरल मेडिसिन कोर्स विदाउट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी स्टडी करिकुलम। अब सोचिए, पूरे रशिया के अंदर तो 6 साल के अंदर 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, सिवाय समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के। उसको रीजन को समझिए, हर स्टेट के अपने लॉज होते हैं रशिया में, समझ रहे हैं आप। अब उस स्टेट की यूनिवर्सिटी ने इस चीज को रिटन में एम्बेसी को फॉरवर्ड किया कि भैया ये रूल है हमारा, अगर इस रूल को नहीं पढ़ रहे हो तो गलती आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को की साइट पे आप जाइए सीधा। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को की साइट पे जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आप खोलिए वेबसाइट को। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को की साइट पे जाने के बाद आपको वहां पे एक एजुकेशन का सेक्शन मिलेगा मेन्यू के अंदर, उस पर आप क्लिक करके स्टडी इन रशिया पे जाइए। स्टडी इन रशिया में आपको 2nd नंबर का जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट्स, खोलिए आप उस पेज को। वहां पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? जनरल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स। ड्यूरेशन ऑफ यूजी मेडिसिन प्रोग्राम है 6 ईयर्स।
जिसमें 12 सेमेस्टर होंगे, 2 इन एवरी ईयर। सेकेंड थिंग, आपको 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये वो खुद लिख के दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, आपकी जो पढ़ाई होगी वो अंग्रेजी माध्यम में होगी, लेकिन क्लिनिकल पार्ट के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको जो डिप्लोमा देंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ऑफ द कॉम्पिटेंट रशियन अथॉरिटी, लेकिन आपको फाइनल ईयर में एक एक्रेडिटेशन एग्जाम को पास करना पड़ेगा जो रशियन लैंग्वेज में होगा, जिसकी मदद से आपको वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस इन रशिया मिलेगा। करेक्ट है, मतलब रशियन रूल को फुलफिल कर रहा है। लेकिन आखिरी के पॉइंट को आप पढ़िए, आखिरी के पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है, स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नीड टू फाइंड आउट डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एज टू वेदर द यूनिवर्सिटी फॉलोज द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया सच एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और क्लर्कशिप। मतलब क्या इस बात का, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था कि भैया मेरे 6 साल के प्रोग्राम में इंटर्नशिप नहीं है, लेकिन ये बात ये यूट्यूबर क्यों नहीं बता रहे? क्यों ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि सीटें खत्म हो रही हैं, सीटें खत्म हो रही है, सीटें खत्म हो रही है, और कोई नॉट इवन अ सिंगल कंसल्टेंट इज प्रमोटिंग हमारा। व्हाई? बिकॉज कंसल्टेंट को लीगल बाउंडेशन पता है, उस यूट्यूबर को कुछ नहीं पता, वो खुद मिट्टी में मिला हुआ है, वो बच्चे को भी उसी कैटेगरी में लेके जाना चाहता है। ये बात आप समझ के चलिए। इवन इन्होंने क्या किया है, कुछ यूट्यूबर्स ने वहां के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी ब्रेन वॉश कर दिया है, उनको भी ब्रेन वॉश करके एकदम अलग डायरेक्शन में लेके चले गए कि नहीं हमारी तो लोग नहीं सुनेंगे बिकॉज वी आर ब्लैक लिस्टेड। वहां जो कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है उसको भी उस लेवल पे लेके गए, लेकिन बच्चे को तो ये बात नहीं पता और ये वहां पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। और समझिए, नहीं पता हो या फिर पता होने के बाद भी झूठ बोल रहा हो, ये दो बातें अलग होती हैं, ठीक है। इवन इन एक्सट्रीम केसेस इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीम केसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये लोग बेसिकली हायर भी करते हैं फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब किसी भी रैंडम पर्सन को हायर कर लेंगे और बोलेंगे कि ये हमारे फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है और वेबिनार पे ट्रस्ट फैक्टर को जनरेट करेंगे। तो इन चीज़ों से भी आप बच के रहिए। अगर गलत का साथ दोगे तो आपके साथ गलत भी होगा। दूसरी बात, अगर हम चाहे तो हम गलत भी हो सकते हैं, ये एडवाइजरी हमने तो नहीं बनाई, हमें तो मिली है। अगर ये बात सही है तो एम्बेसी से ये चीज़ दोबारा लिख के आनी चाहिए कि नहीं जी इनके 6 साल के करिकुलम में 1 साल की इंटर्नशिप है, ऐसा कोई तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ये चीज़ आप याद रखो। देखिए, इन सभी बातों के ना कुछ कारण है, आखिर में घूम फिर के कारणों पे बात आ जाती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। सोफ्तामो ओपिनियन जब एक अनबायस्ड वे में बात करता है तो इस टॉपिक को भी वो छेड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़े कारण क्या है, देखिए मैं आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, शायद से आपको समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आ रही तो आप अपना खुद से सोचें। 2 टर्मिनोलॉजीज ये होती हैं, एक होता है नाकामयाब और दूसरा होता है नाकाबिल, ठीक है। ये बात याद रखिए, एक पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहा हूँ, एक पर्सनैलिटी है नाकामयाब की और एक दूसरी पर्सनालिटी है नाकाबिल की। नाकामयाब का मतलब क्या होता है? सोचिए, आप एक एग्जाम देने जा रहे हो और आपको उस एग्जाम के माध्यम से, आप नीट यूजी का एग्जाम पकड़ लीजिए, एग्जाम के माध्यम से आपको गवर्नमेंट सीट क्रैक नहीं हो रही, तो आप नाकामयाब हो गए। आपने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन फिर भी आप फेल हो गए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, या फिर प्राइवेट में भी जिस लेवल का कॉलेज आपने सोचा था वो आपको अपने मेरिट पे नहीं मिला। तो आपकी आप मेहनत तो बहुत की लेकिन आप नाकामयाब हो गए। दूसरे सेगमेंट में आता है टर्मिनोलॉजी नाकाबिल। नाकाबिल का क्या मतलब है? नाकाबिल का मतलब ये होता है कि आपने किसी तरह एमबीबीएस प्रोग्राम में एंट्री ले ली बाय हुक और बाय क्रूक। जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है, इंटर्नशिप कंप्लीशन होता है, आप इंडिया जा रहे हैं, मैं अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब्रॉड को टॉपिक को पकड़ रहा हूँ। आपने 6 साल में पढ़ाई की, अपनी सब कुछ किया, उसके बाद इंडिया चले गए। आप 1 बार एफएमजी एग्जाम दिए, 2 बार दिए, 10 बार दिए, 15 बार दिए एग्जाम, आप दिए ही जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे उस एग्जाम को। मतलब आप एक डॉक्टर, रशिया में डॉक्टर बनने के बाद भी अधूरे साबित हुए। इसीलिए ऐसे लोगों को नाकाबिल बोला जाता है, क्योंकि इनके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ये नाकाबिलों की श्रेणी में आ गए। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, ये एक नाकाबिल इंसान है, और यही नाकाबिल इंसान यूट्यूब पे बैठ के आपको गाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, उन्होंने इन नाकाबिल लोगों को अपना मेंटर और आइडल बना रखा है। ये यूट्यूबर जो नाकाबिल होने के साथ साथ आज की डेट में 28-30 साल, नहीं तो उससे भी ज्यादा का है, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 12वीं पास है एज पर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसने रशिया से डिग्री ले ली लेकिन वो तो वैलिड ही नहीं रही, क्योंकि इससे एफएमजी एग्जाम कभी निकला ही नहीं, तो आप क्या बात करेंगे? तो ये नाकाबिल लोग जो आपके मेंटर बन के बैठे ना, इनको सोच के अपने मेंटर बनाइए। जो पेरेंट्स इनके पीछे भाग रहे हैं, जो स्टूडेंट इनके पीछे भाग रहे हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है, अगर आप एक गलत इंसान को अपना मेंटर या आइडल बना रहे हो तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एवरीबडी दिस इज अ बिजनेस। ये चीज आप याद रखिए, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, ये आपको समझने की चीज है।
लोग आपके ट्रस्ट के साथ खेलेंगे और ये होगा। जिंदगी का यही रूल है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही आपको सबसे बड़ा धोखा देगा। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जो लोग कहते हैं कि सर आपको दो चीज समझनी है। देखिए, कभी कभी आप ये सोचिए कि आपने रशिया में देखा, आप रशिया की वीडियोस देखते हैं, एमबीबीएस इन रशिया की, मैं स्पेसिफिकली उसको, कुछ यूट्यूबर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जो वो लड़ना पसंद कर रहे हैं? देखिए, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्लान। ये एक सिंडिकेट है जो किसी भी कंट्रोवर्सी के तहत यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है। कोई भी यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोल रहे, यूनिवर्सिटी डेफिनेटली अच्छी होगी, लेकिन उसका प्रमोशन भी उतना ही जरूरी है। जब किसी यूट्यूबर को पता लगता है कि इलीगल यूट्यूबर को, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन उसे बिजनेस करना है, तो ऐसी वो हाइप क्रिएट करता है, वो लोगों को भला बुरा कहता है। ये चीजें करते हैं लोग ताकि यूनिवर्सिटी की वैल्यू क्रिएट हो। कभी कभी नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज गुड मार्केटिंग, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को कॉलेज का नाम याद रहता है। और इस बार ये आप देखने वाले हैं कि वो यूट्यूबर आपकी भावनाओं के साथ और आपके एडमिशन के साथ किस हद तक खेलेंगे। ये वीडियो हमारी आप तक कब पहुंचेगी हमें नहीं पता, लेकिन जिस दिन भी आप पहुंचेगी, आपको एक एक चीज अपने दिमाग में याद आती रहेंगी कि जो ये बात बोली गई है वो 100% सच है। याद रखिए, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपके खिलाफ नहीं है, सब आपके साथ खेल रहे हैं। ये चीज आप याद रखिए। इसी के बाद सबसे बड़ी बात आती है, पेरेंट्स हमसे जो पूछते हैं, जिन पेरेंट्स का ग्रीवेंस होता है, जिनको इन्होंने फंसाया है, और काफ़ी हमारे भी लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दे आस्क कि सर ऐसे लोगों से बचने के लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, या फिर जो लोग ट्रैप हो चुके हैं इस चीज़ में, जिनके बच्चों को ख़राब कर दिया गया है, उनको बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगर आपके अंदर हिम्मत है करने की, आप इसको आजमाएं। अगर आपको सक्सेस मिली तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो मान लीजिए कि आप एक गलत ट्रैक में हैं। सबसे पहले तो जिस भी स्टूडेंट के एजेंट के साथ आप बात कर रहे हैं, जिनके थ्रू आपकी इच्छा है कि वो आपका बहुत बड़ा वेल विशर है, वो बहुत ही बड़ा आपका एक तरीके से मेंटर है या आइडल है, आप उससे बोलिए कि सर आप मुझे अपना पासपोर्ट की कॉपी भेज दीजिए, पासपोर्ट के फ्रंट एंड बैक की कॉपी भेजिए आप मुझे। इतना तो आप मंगवा सकते हैं उससे। जब आप उसको अपनी जिंदगी दांव पे दे रहे हैं कि सर ये लो और इसका जो करना है करो, तो आप उससे पासपोर्ट की डिटेल्स तो ले ही सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी लीजिए। और हमेशा ये जो पैसा है उस यूट्यूबर के पर्सनल अकाउंट में डालिए, किसी टर्शियरी अकाउंट में मत डालिए या किसी सेकेंडरी में मत डालिए, उसके पर्सनल अकाउंट में डालिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप उस स्टूडेंट एजेंट को बोले कि भैया आप अपने पासपोर्ट की कॉपी तो दे ही रहे हैं, साथ के साथ आप अपने पेरेंट्स के आईडी प्रूफ भी हमें भेजें। अगर उनका पासपोर्ट है तो वो भेजें, नहीं तो आधार कार्ड भेजें। क्यों? उसका भी एक रीजन समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बात सोचने की होती है, जब एक स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए रशिया गया और वो माइनर होता है, तो यूनिवर्सिटी आपसे सीधा कहती है कि सर मुझे एक एफिडेविट बनवा के दीजिए पेरेंट्स के थ्रू, जिसमें पेरेंट ये मेंशन करेंगे कि मेरे बच्चे की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और वो उस पर साइन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट की नोटरी होती है, और उसमें मल्टीपल टाइम्स तो दोनों पेरेंट्स के सिग्नेचर और नोटरी होती है। ठीक है, अब जब ये एक माइनर बच्चे के लिए गवर्नमेंट ने इतने रूल बनाया है, तो आप अपने दिमाग से सोचिए, आप जिस स्टूडेंट एजेंट, जिस इलीगल एंटाइटी रूल बनाया है, तो आप अपने दिमाग से सोचिए, आप जिस स्टूडेंट एजेंट, जिस इलीगल एंटाइटी के थ्रू जा रहे हैं, उसके पेरेंट्स का आप आईडी प्रूफ क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? कल अगर बच्चा आपका फोन उठाना बंद कर दे, कल वो बच्चा यूट्यूब का चैनल प्राइवेट कर दे, आप तो बीच में खड़े रह गए, आपके पेरेंट किनको खोजेंगे? कम से कम उस पेरेंट का जिसका आईडी प्रूफ दिया है, आप उसको ट्रैक डाउन तो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? दूसरी बात, जिस पॉइंट पे आप ये बात बोल देंगे ना, आधे स्टूडेंट आपसे बात करना छोड़ देंगे, स्टूडेंट एजेंट। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स कितनों के ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, गलती से पता लग गया ना कि इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसी दिन एक्शन हो जाएगा। ईडी पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाएंगे। तो ये चीज को आप समझ के चलिए। इतना कुछ कर रहे हैं, जब वो बच्चा आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, तो आपको भी ये सारी चीजें मांगनी चाहिए। दूसरा, इन स्टूडेंट एजेंट्स या फिर यूट्यूबर के पेरेंट्स को पैसा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कमा रहा है उसका बच्चा, बट जब भी आईडी प्रूफ दिखाने की बात होती है वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं देते आईडी प्रूफ? दीजिए ना, आप प्रॉपर कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए उनके पेरेंट्स के साथ। नहीं करेंगे लेकिन वो। अब सबसे बड़ा तीसरा मुद्दा, आप ये सारी चीजें ईमेल एड्रेस पे मंगवाइए अपने। उनको बोलो कि सर आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा कोई, उस ईमेल एड्रेस से आप मुझको भेज दीजिए ईमेल पे। जब आप ये भेजेंगे ना, आपके पास एक सबूत है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ है या पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो लीगल चैनल के थ्रू, और ईमेल की कॉपी जब आपके साथ कभी गलत हो तो आप उसको एम्बेसी को या किसी भी एक लीगल अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा, देखिए ये चीज जो आपको मैं बताने वाला हूँ ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अगला जो मुद्दा आता है जहां पे आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, दैट इज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जिसे हम FSB भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। मैं इसके बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूं, देखिए
कभी भी आपके साथ रशिया में कोई स्टूडेंट एजेंट, कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई यूनिवर्सिटी पर्सन आपके साथ गलती करे, कोई यूट्यूबर आपके साथ गलती करे, तो याद रखिए अगर आप एफएसबी को रिपोर्ट करते हैं ना तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है रशिया के अंदर, ठीक है। उनके पास काउंटर इंटेलिजेंस होती है, उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स की एक पूरी डिपार्टमेंट होती है, उनके पास बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, उनके पास काउंटर टेररिज्म होती है, प्लस वो सर्वेलेंस भी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं सीरियस क्राइम्स की और फेडरल लॉ वायलेशन की। मैं देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहा हूँ, सीरियस क्राइम एंड फेडरल लॉ। जो लॉ है उसको तो ये लोग वायलेट शुरू से कर रहे थे, ठीक है। अब अगर वो क्राइम की इंटेंसिटी ज्यादा बड़ी होगी तो इनके ऊपर वहां पे लीगल एक्शन बहुत एग्रेसिव मैनर में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल देने के लिए मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम पब्लिकली लेना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी की परमिशन से वो मैं नाम ले पा रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप मान के चलिए कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो किसी भी स्टूडेंट एजेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, ना ही टॉलरेट करती है। उन्होंने लास्ट ईयर की अगर आप बात की जाए तो उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को विलिंगली रिपोर्ट किया है एफएसबी को। रीजन, जो 2 स्टूडेंट थे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कोर्स के बारे में बना रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में बना रहे हैं, ठीक है। इससे माहौल खराब होता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एक बच्चा पढ़ने के लिए वहां गया और वो किसी तरीके की इरेगुलर एक्टिविटी में है। तो अब उन्होंने बच्चे को पहले समझाया, नहीं समझा, वार्निंग दी, नहीं समझा, आखिर में यूनिवर्सिटी ने बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एफएसबी को सबमिट कर दिए, ठीक है। प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी वेल। अब उनके अगेंस्ट में कुछ बच्चों ने फ्रॉड की कंप्लेंट भी डाल दी, ये भी हुआ। अब देखिए फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, देयर विल बी नो नेगोशिएशन, नो टॉक, इफ यू फाउंड गिल्टी डिसीजन ऑन द स्पॉट। या तो आप अपने सारे चार्जेस एक्सेप्ट कीजिए और अगर चार्जेस बहुत डीप है तो आप रशियन प्रिजन में जाने के लिए तैयार रहिए, या फिर आपको 3 दिन का वक्त मिलेगा, आप वहां से डिपोर्ट होइए, आप वापस अपने घर जाइए। और याद रखिए कभी दोबारा रशियन टेरिटरी में आप एंट्री नहीं लेंगे, समझ रहे हैं, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, आजकल ये पॉइंट सुनने के बाद ना काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर या फिर वो यूट्यूबर अपने स्टूडेंट एजेंट्स को, जिनको वो अभी के टाइम पे संभाल रहे हैं, ब्रेन वॉश करके बैठा रहे हैं, उनसे आप एक बात मैं आपको बताऊंगा जो आपसे कहेंगे कि यहाँ पे बहुत हम लोग इतने वैल्यूएबल हैं कि हम लोग एफएसबी को मैनेज कर सकते हैं, पर याद रखिए ऐसा नहीं है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। जब एफएसबी की बात आती है तो एफएसबी एक बहुत स्ट्रांग बॉडी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आप जाके गूगल पे लिखिए फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे एफएसबी बोलते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.fsb.ru। आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उसके राइट साइड पे इंफॉर्मेशन का आपको एक मेन्यू मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी मिलेगा, आपको वहां पे फॉरेन रिलेशन का डिपार्टमेंट भी मिलेगा, आपको वहां पे कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट भी मिलेगा। आपका जो जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वहां पे मेल डाल दीजिए आप, फिर आपको दिखेगा उनका एक्शन कितना सीवियर होता है। दूसरा, पहले तो आपने एफएसबी को कवर किया है, ठीक है, हमने ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको शो किए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इन्हीं बच्चों को जब आपको रिपोर्ट करना है तो आप नेशनल मेडिकल कमीशन को रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। एनएमसी की वेबसाइट ये आपके सामने है, ये उनके कॉन्टैक्ट के ईमेल एड्रेस है, आप उनको डालिए। तीसरे में उसी ईमेल में आप एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को को डालिए। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को में एजुकेशन सेक्शन है जिसमें उनके ईमेल आईडी लिखे हुए हैं एजुकेशन की, आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको क्या करना है, देखिए हम जो भी आपको बात बोल रहे हैं इनके लिंक भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अब जब आप एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मॉस्को के एजुकेशन सेक्शन को डालोगे तो अब देखी हुई मक्खी तो कोई नहीं निकल सकता। जो एम्बेसी ये कह रही थी कि हमें इनकी इलीगल एक्टिविटीज का पता नहीं है और ऐसा यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा, उसको जब मेल आएंगे तब उसे एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली गवर्नमेंट को भी ये पता है। तीसरा पॉइंट, आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ रशियन फेडरेशन को भी इस मेल में सीसी करिए, आपके सामने उसका ईमेल एड्रेस दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस यूनिवर्सिटी में आपके साथ ये गड़बड़ हुई है, जिस यूनिवर्सिटी का ये बच्चा है, उन दोनों यूनिवर्सिटी के रेक्टर या डीन या फिर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का आपको ईमेल एड्रेस उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उनको भी मेल में एक सीसी रखिए ताकि आपको इस तरीके के दुखद वातावरण से या दुखद स्थिति से गुजरना ना पड़े। ये बात याद रखिए, जिसके साथ गलत हो चुका है उसको आवाज उठाने की जरूरत है, और जिसको लग रहा है कि उसका गलत होने वाला है वो पहले ही काउंटर अरेंजमेंट रखे। किसी भी चीज को काउंटर करना आपको आना चाहिए। अब काफी पेरेंट इसमें भी ये सवाल कर देंगे कि सर आज क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया। देखिए, पहले लोगों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोगों को इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि 3 महीने से यूट्यूबर कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और किसी स्टूडेंट को यूट्यूबर कंसल्टेंट को बुरा बोलते उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट जब वही यूट्यूबर एक स्टूडेंट को इतना मैनिपुलेट कर दे कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए, वो सबसे ज्यादा हर्टफुल होता है। मतलब पेरेंट्स ऑफिशियल चैनल से जाना चाहते हैं, उन्होंने जिंदगी की एक कमाई जोड़ी है,
और ये स्टूडेंट एजेंट और ये यूट्यूबर उस बच्चे को इतना ब्रेन वॉश कर चुका है कि पेरेंट परेशान है। तो ऐसे केस में हमें बनाना पड़ता है, और हम जब भी वीडियो बनाएंगे हम सबूतों के साथ बनाएंगे। हम सिर्फ शक्ल दिखा के इम्प्रेस करके आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हम आपको सबूत देंगे कि ये लॉ कहता है, ये है, ये है, ये है। अब गलत समझोगे तो आपकी मर्जी है। और हाँ, जो बच्चे गलत कर रहे हैं और आपके बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, कल जब ये पकड़े जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पकड़े जाएंगे, जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं ना वो भी उतने ही दोषी पाए जाएंगे और उनका भी डिपोर्टेशन होना है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि गलत कौन है उसको सजा देंगे, जो सही है उसको हटा देंगे। नहीं, अगर किसी जगह पे दो लोग लड़ रहे हैं और उनकी कंट्री का रेपुटेशन उसमें डाउन हो रहा है तो वो दोनों को डिपोर्ट करेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब सबसे आखिर में हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स के ओपिनियन की। देखिए, अभी तक तो हमने सारी रियलिटी आपको बताई है होता क्या है, हमने अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम एक पेरेंट का ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, इस पॉइंट पे हमने ना 4 डिफरेंट पेरेंट के पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक पेरेंट्स हमारे पास आए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उनसे हमने बात की और वी हैड अ वेरी डीप डिस्कशन। और उन्होंने भी यूट्यूबर्स की बात हमको बतानी शुरू करी। एंड वी आर लाइक कि सर, हर किसी का अपना तरीका है काम करने का, और इलीगल इलीगल है, लीगल लीगल है। सो उनका क्या मैसेज था, उन्होंने एक बात बोली है जो हमें बहुत ही दिल पे लगी, और वो ये था कि सर, कंपनी होती है, फ्रीलांसर होता है। आप एक कंपनी के साथ लीगली बाउंड होते हैं, लेकिन फ्रीलांसर के साथ आप लीगली बाउंड हो ही नहीं सकते। और सबसे बड़े दुख की बात क्या है, देखिए, वहाँ का यूट्यूबर और स्टूडेंट एजेंट जो कर रहा है वो अलग बात है। यहाँ पे कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पार्ट टाइम फीमेल्स जो घर पे बैठी हुई हैं वो भी एक ग्रीन स्क्रीन लगा के वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं और कुछ भी पैसा मांगती हैं पेरेंट्स से। और क्या है, क्योंकि फीमेल ग्राउंड है तो पेरेंट मतलब कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है। और वो उनके पास कोई ऑफिस नहीं होता, कभी वो एयरपोर्ट नहीं जाती, कभी वो दूसरी कंट्री जाने नहीं वाली, कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ भी अमाउंट लेके सेटल हो जाती है। और बिकॉज एक फैमिली है, वो किसी लेडी से अगर कुछ गलत हो गया तो नहीं लड़ सकता, ठीक है। इस वजह से उनका भी बिजनेस ग्रूम होता है। उनका सिर्फ एक जरिया जो प्रमोशन का है वो यूट्यूब ही होता है, क्योंकि यूट्यूब के अलावा उनको कहीं कोई नहीं जानता। उनकी दुनिया सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है, उनको फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो पेरेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो उनकी पहली एक बोलते हैं ना मोरल था, वो बहुत ही हमें सटीक लगा कि कंपनी होती है। कल उसने गलत किया तो आप उस पर लीगल एक्शन ले लोगे, कोई 10 चीजें कर सकते हो, बट एक फ्रीलांसर को कहाँ ढूंढने जाओगे? वो तो ज्यादा से ज्यादा अपना यूट्यूब चैनल को प्राइवेट कर देगा। उसके यूट्यूब चैनल प्राइवेट करते ही आपका बच्चा आपके हाथों से निकल गया, सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई। दूसरा, एक पेरेंट्स ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि सर, यूट्यूब जो है ना वो इंफॉर्मेशन को हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है, बस उस इंफॉर्मेशन पे मैं अपने इस बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा दूं, वो मूर्खता है। एक YouTube वीडियो पे मेरे बच्चे की जिंदगी टिकी है, मेरे बच्चे की जिंदगी इतनी छोटी तो नहीं हो सकती। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा। तीसरा, एक पेरेंट है, उनकी डॉटर ने 580 मार्क्स स्कोर किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको इंडिया नहीं मिलेगा उनके बजट में, तो वो भी रशिया सोच रहे हैं। अब उनका एक गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उनकी एक गुड़िया है। उन्होंने एक बात बोली कि सर, जब मेरी बेटी ना 2 घंटे 3 घंटे फोन नहीं उठाती ना तो मेरा पूरा परिवार पागल हो जाता है, इधर फोन करो उधर फोन करो, ये कंडीशन हो जाती है। यूट्यूबर के हाथ में कैसे भरोसा कर लूं अपनी बेटी की जिंदगी से, जिसे मैंने इतने साल तक संभाला है? तो वो पॉइंट जो था वो बहुत ही ज्यादा दिल को हिट किया कि यार, एक पेरेंट किस लेवल पे सोचते हैं। देखिए, कभी कभी क्या है ना, आदमी 10 चीजों में गिरा हुआ होता है, वो अपना कॉन्शियस यूज नहीं कर पाता। लेकिन जो इस फीमेल स्टूडेंट के पेरेंट ने कहा वो बहुत ही लाइव एंड किकिंग था, बिकॉज वो किस लेवल पे सोच रहे हैं। मतलब उनको ये लगता है कि बच्चा बेवकूफ है, वो चाहे 10 लोगों की वीडियो देखे, कुछ भी देखे, वो दैट इज सेकेंडरी, बट एज अ पेरेंट, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, हमें सिर्फ सही करना है। तो मैं किसी यूट्यूबर के हाथ में अपने 17-18 साल की लड़की की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। अगर वो यूट्यूबर मेरे सामने क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर दे, उसके ऑफिस और फिजिकल प्रेजेंस हो, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट एक ऐसे यूट्यूबर जो सिर्फ वहां पे बैठ के बातें कर रहा है और कहानियां सुना रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। आखिरी में एक पेरेंट हमारे पास है, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट बाय हिमसेल्फ एंड ही हैज बीन इन द प्रैक्टिस फॉर पास्ट 25 ईयर्स। उन्होंने अपना शेयर किया कि ओपिनियन की, देखो सर, आज का माहौल कैसा है ना, आपने नीट यूजी देखा है, देयर आर अराउंड 24 लाख एस्पिरेंट्स। उन 24 लाख में से कम कितने बच्चे ऐसे होंगे, बताना भी नहीं चाहते वो, कि भाई जो हाईली डिप्रेस्ड है बिकॉज वो इतने साल का ड्रॉप ले चुके हैं। और अब तो नीट यूजी को कितने बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप भी ले लिया। इट इज वेरी सैड, इट्स वेरी ऑफुल एंड इट हर्ट्स कि बच्चे इतने एक्सट्रीम स्टेप पे ले गए। अब इस वजह से काफी बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया और वो मेडिकल को प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर होता है, एक सोसाइटी प्रेशर होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है।
उसकी वजह से उनके माँ बाप उनको ढकेल देते हैं MBBS करने के लिए कि नहीं तुम करो, चाहे इंडिया का हो या अब्रॉड का हो, ठीक है। जब वो वहाँ पे जाता है ना, उसको समझ ही नहीं आता कि उसको करना क्या है। उसके लिए सही गलत बिल्कुल ही अलग हो गया, क्योंकि उसको समझ में आता है कि भाई वो अपने सीनियर से बात करता है, 6th ईयर के सीनियर से, जो उसको ग्रेजुएशन वाले सीनियर्स की बात बताते हैं कि भाई वो पिछले 5 साल से एग्जाम दे रहा है, आज भी FMG क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बच्चे को ये चीज़ें ना हर्ट हो जाती है। वो पेरेंट्स को नहीं बता पाता कि देखो मेरे साथ गलत हो गया है, मैं वापस आना चाहता हूँ, पर मुझे बुला लो। पेरेंट्स को, क्योंकि पूरी सोसाइटी में बता के बैठे हैं कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो डॉक्टर बन ही जाएगा, एडमिशन मतलब डॉक्टर बन गया, उनके माइंड में ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। बट उस बच्चे को रियलिटी पता है कि भाई मैं ऑलरेडी कमज़ोर था, यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ और मिट्टी पलीत हो रही है, और अब वो किसी भी तरीके की लीगल बाउंड्री को समझने के लिए असक्षम हो गया है। यही वो असक्षम बच्चे हैं जिनको ब्रेन वॉश करते हैं कुछ ब्लैकलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ बड़े सीनियर लोग, जिनको इन्हें कैश आउट करना होता है, और वही इन बच्चों से यूट्यूब पे काम करवाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी रिलेटेड इंसिडेंट्स की मैं आपको ऑफ इंडिया में डाली गई है, इंडिया टुडे में डाली गई है, ठीक है। ये आप देखिए कितना बुरा होता है, ठीक है। आप समझिए, अपने बच्चे को उस कटघरे पे मत लेके जाइए जहाँ पे उसके साथ इतनी गलत चीजें हो रही हों। बच्चा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है, समझ रहे हैं। याद रखिए, आप जिस इंसान से लड़ सकते हैं ना, आप सिर्फ उसी के पास जाइए। ये आपको देखना है। आपके बच्चे के लिए आप ऐसे नाकाबिल मेंटर को चूज नहीं कर सकते जिसके खुद के भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान बुरा होगा, लेकिन हाँ, बुरे लोग होते हैं। आप सही इंसान को पहचान पाए ना पाए, लेकिन बुरे इंसानों को पहचानना बहुत जरूरी। देखिए, इस वीडियो का कंक्लूजन हमें देना सही नहीं लग रहा। इस वीडियो का कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। ये वीडियो एक तरीके से नॉन एंडिंग होना चाहिए। एज अ पेरेंट आपको सोचने की जरूरत है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। क्या आप इस बच्चे के हाथों, इस यूट्यूबर के हाथों, इस इलीगल चैनल के हाथों अपने बच्चे की जिंदगी सौंपने को तैयार है? क्योंकि इंसिडेंट तो रशिया में और भी बुरे हुए हैं, कल किसी भी कंट्री में हो सकते हैं इंसिडेंट बुरे। क्या आप उस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये लेंदी वीडियो है, लेकिन हमने इसमें जितना हो सका उतना एफर्ट डाला है। विदाउट एनी फिल्टर्स हमने काफी बातों का है, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज आप नहीं समझेंगे ये बात को, तो आपके भविष्य की जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। आपके बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। धन्यवाद, और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ।